ठीक है, मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ विकास, तो डाउट जो हो वो मैसेज कर देना मेरे को, ठीक है, मैसेज डाल देना एक बार। ठीक है सर। इट्स मेन कंबस्शन प्रोडक्ट बोल रहा है कि इसमें लिथियम सुपर ऑक्साइड होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखो तो Li प्लस चार्ज होना चाहिए और O2 के ऊपर माइनस चार्ज। तो O2 माइनस, तुमको पता है O2 माइनस अगर होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस हाफ चार्ज है, तो ये क्या होता है, एक सुपर ऑक्साइड होता है। और हमें पता है कि जब ये रिएक्ट करते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जब ऑक्सीजन एक्सेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन आपने एक्सेस में लिया हुआ है, तो लिथियम सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकता है, ऑक्साइड बनाता है। सोडियम ऑक्साइड के साथ साथ परऑक्साइड भी बनाता है। और ये तीनों, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये ऑक्साइड भी बनाते हैं, परऑक्साइड भी बनाते हैं और ये सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो लिथियम के केवल केस में केवल ऑक्साइड बनेगा, सोडियम के केस में ऑक्साइड भी बनेगा और पर ऑक्साइड भी बनेगा, और पोटेशियम के केस में ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी बनेगा। तो बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट, क्या लिथियम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ सुपर ऑक्साइड बना सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी नहीं बनाया जा सकता है। तो ये नॉट करेक्ट के स्टेटमेंट में ये तीनों आ जाएंगे। इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट, लिथियम बाइकार्बोनेट केवल सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, इसका कार्बोनेट सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, इसका कार्बोनेट इज द लीस्ट स्टेबल among all the carbonates of group 1, and its chloride is soluble in pyridine। तो ये जो स्टेटमेंट है, इट्स क्लोराइड इज soluble in pyridine, इसमें देख लो जरा सा, क्लोराइड जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे इनके अंदर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होने का मेरा मतलब क्या है कि फजन्स रूल से तुमने पढ़ा हुआ है कि फजन्स रूल क्या बोलता है, स्मॉलर द कैटायन एंड लार्जर द एनायन। कैटायन जितना छोटा हो और एनायन जितना बड़ा हो, उतना ज्यादा उसके अंदर कौन सा नेचर देखने को मिलेगा, उसके अंदर कोवैलेंट नेचर देखने को मिलेगा। तो मेरे पास एनायन तो सेम है, एनायन हर केस में मेरे पास Cl माइनस है, और Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस में ये स्मॉलेस्ट कैटायन है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा कैसा नेचर रहा होगा, कोवैलेंट नेचर रहा होगा। और अगर कोवैलेंट नेचर रहा होगा ज्यादा, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में भी आराम से डिसॉल्व करता होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स यानी कि पिरिडीन, ठीक है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स बोले जाते हैं, तो पिरिडीन में ये डिसॉल्व होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, और हमें नॉन करेक्ट स्टेटमेंट्स बोला गया था निकालने के लिए, तो नॉन करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ ए, बी और सी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डैश आर डिटरमाइंड बाय ओनली डैश बिकॉज नो अदर फोर्सेज आर इन ऑपरेशन। अब यहां पे देखो, हमारे पास इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस कौन कौन से हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, और हमें जानना है कि किस में, किस एलिमेंट का या किस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट हम सिर्फ और सिर्फ किस फोर्स के थ्रू निकाल सकते हैं। तो यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा हैलोजेंस दिया हुआ है, चैल्कोजेंस के हाइड्रा एसिड्स दिए हुए हैं, हाइड्रा एसिड हैलोजेंस के दिए हुए हैं, और नोबल गैसेस दी हुई हैं।
और इनके साथ साथ तुम्हारे कई सारे इंटरेक्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि क्या क्या इंटरेक्शंस पॉसिबल होते हैं मॉलिक्यूल्स में। तो मॉलिक्यूल्स जनरली दो तरीके का होता है। मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहले टाइप का जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों हाइड्रोजन के बीच में। यानी कि अगर मैं बॉन्ड को बीच से ब्रेक करूंगा, हाइपोथेटिकली सोचो, अगर बॉन्ड को बीच से ब्रेक करूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को वापस मिल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को वापस मिल जाएगा। तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, कोई पोल डेवलप नहीं होगा, इसीलिए ये नॉन पोलर है। इसी तरीके से Cl और Cl में अगर मैं बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं तो शेयर्ड पेयर बिल्कुल बीच में होता है और बिल्कुल बीच में होने की वजह से ये बॉन्ड डिसोसिएट कर जाता है। और जब भी डिसोसिएट होगा इस क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इस क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, कोई पोल डेवलप नहीं होगा। दूसरे टाइप का जो मॉलिक्यूल होता है वो पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एटम की तरफ शिफ्टेड रहता है, उसके ऊपर पोल डेवलप होता है। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड होता है। और अगर मैं अब हाइपोथेटिकली इस बॉन्ड को बीच से ब्रेक करूं तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। तो बोला जाता है पोलर मॉलिक्यूल में एक जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड रहता है डेल्टा नेगेटिव और जिसकी तरफ नहीं शिफ्टेड रहता है उसके पास डेल्टा पॉजिटिव। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। अब नेचर ऑफ इंटरेक्शन की अगर बात करो तो नेचर ऑफ इंटरेक्शन अगर आपने दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। ठीक है, इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन तब लगता है जब दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर कोई पोल डेवलप नहीं हो रहा है। तो होगा क्या कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ये दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियस हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं इस तरीके से, दो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में शेयर्ड है और वो ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ मोमेंट्स ऐसे आएंगे, मोमेंटरली अगर देखा जाए तो हो सकता है कभी ऐसा मोमेंट आए जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्टेड हो, और जब इस साइड शिफ्टेड होंगे तो उस मोमेंट पे इधर डेल्टा नेगेटिव क्रिएट हो जाता है और इधर डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है। ठीक है, बोला जाता है कि ये जो क्रिएशन हुआ है चार्ज का ये इंड्यूस हुआ है डाइपोल। ये डाइपोल इंड्यूस हुआ है, इधर भी इंड्यूस होगा। और सिमिलरली अगर देखो तो इस वाले मॉलिक्यूल में भी चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाए और डाइपोल जनरेट हो जाए, इधर डेल्टा पॉजिटिव और इधर डेल्टा माइनस। अब ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे तो जो इंटरेक्शन बोला जाएगा उसको बोला जाता है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, या इसको हम प्यार से लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस या इंड्यूस्ड डाइपोल जो जनरेट होता है वो हमेशा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। और कभी अगर ये पूछ लिया जाए कि इंड्यूस्ड डाइपोल क्यों जनरेट होता है तो वो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में चले गए
एक जगह पे एक्यूमुलेट हो गए, इस वजह से ऐसा हुआ है। अब अगर तुम्हारे पास दूसरा केस, अगर तुम्हारे पास पोलर मॉलिक्यूल है एक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तब जो इंटरेक्शन डेवलप होता है उसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस हुआ होगा और पोलर मॉलिक्यूल में ऑलरेडी डाइपोल रहा होगा। डाइपोल, ये दो चार्जेस डेवलप हुए हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज, ये बोला जाता है कि डाइपोल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इस इंटरेक्शन को बोला जाता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और ये पुराने वाले इंटरेक्शन से थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। और इसी तरीके से अगर तुम्हारे पास दोनों मॉलिक्यूल पोलर पोलर हैं, तो जो नेचर ऑफ इंटरेक्शन होगा वो कौन सा इंटरेक्शन बोला जाएगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोला जाएगा, क्योंकि इस समय दोनों डाइपोल है। ठीक है, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस होता है अगर तुम्हारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं और उनसे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो बहुत बड़ा नेगेटिव चार्ज और बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। जिसको कि हम डाइपोल डाइपोल बोलने की बजाय एक स्पेशल नाम दे देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरीके का स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है, स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूल टाइप हमारे पास इंटरेक्शंस कुछ इस तरीके की हो सकती हैं। अगर तुम्हारे पास दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं, तो जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा? इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। अगर नॉन पोलर और पोलर होगा तो इंटरेक्शन इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल बोला जाएगा। पोलर पोलर मॉलिक्यूल में दो केसेस बनेंगे, अगर नॉर्मल पोलर पोल्स डेवलप हुए हैं तो डाइपोल डाइपोल, और अगर आपने ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन ऐसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लिए हुए हैं तो बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हुई है। अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि इनमें से किनकी बॉइलिंग पॉइंट केवल इस फोर्स से पता की जाती है क्योंकि बाकी फोर्सेस एब्सेंट हैं। तो देखो यहाँ पे हैलोजेंस, हैलोजेंस अगर मैं तुमसे बोलूं H2, Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है, I2 भी हो सकता है, F2 भी हो सकता है। बताओ ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? ये सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन सा फोर्स लगता है? लंदन डिस्पर्सन फोर्स केवल लगता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि बॉइलिंग पॉइंट अगर हैलोजन का तुमको डिटरमाइन करना है तो केवल लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस से डिसाइड होगा, क्योंकि और तो कोई फोर्स इसमें लग ही नहीं रहा है। हाइड्रा एसिड्स ऑफ चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस के एसिड्स हो गए, H2O हो गया, H2S हो गया, ये सब हाइड्रा एसिड्स हैं चैल्कोजेंस के। और मुझे पता है कि इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लग रहा है, हाँ बिल्कुल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड भी लगेगा। तो यहाँ कोई एक सिंगल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हाइड्रा एसिड ऑफ हैलोजेंस, HF हो गया, HCl हो गया, मुझे पता है यहाँ डाइपोल डाइपोल भी लगने के चांसेस हैं, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। अब अगर नोबेल गैसेस तुम्हारे पास आ गए तो नोबेल गैसेस हीलियम नियॉन आर्गन में, इन सब में भी केवल और केवल कौन सा फोर्स लगता है? लंदन डिस्पर्सन फोर्स लगता है। तो ये भी, इनकी भी बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आप पता कर सकते हैं लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस के थ्रू। तो थर्ड क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट ए और डी सही माने जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में ये डिस्पर्सन फोर्सेस लग रहे हैं। हाँ विकास।
नहीं नहीं, बोलो बोलो अब। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग करके भेजनी थी। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जैसे। एक मिनट सर, पीडीएफ खोल देते हैं। हम्म। हाँ 8, 9, 10 कर दीजिए, वो इंटरेक्शन वाला गैसियस स्टेट। अच्छा ये वाला, ये जरा देख लो यहाँ पे। बोल रहा है कि ये 4 गैसेस दिए हुए हैं, SO2, CH4, H2 और वैंडरवाल गैस एट क्रिटिकल पॉइंट, सबका जेड पूछ रहा है। तो SO2 गैस जो होती है, ठीक है, ये एक बल्की गैस है और ये लिक्विफाई होना चाहती है आराम से। ठीक है, तो लिक्विफाई ये एक बहुत ज्यादा कंप्रेसेबल गैस है, मोर कंप्रेसेबल गैस। इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है SO2 गैस के अंदर। तुमको पता है सल्फर डाइऑक्साइड तुरंत पानी में मिलाओगे तो H2SO3 एसिड भी बन जाता है। ठीक है, तो ऐसी गैसेज हो गई, SO2 हो गया, ठीक है, CO2 हो गया, ये सारी गैसेज जो होती हैं ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल गैस होती हैं, इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग लगता है। तो इनका जो जेड होता है वो हमेशा लेस देन 1 आएगा। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जेड ग्रेटर देन 1, इसका मतलब वो लेस कंप्रेसिबल है। और जेड लेस देन 1 वो क्या होगा, हाईली कैसा है, कंप्रेसिबल है। ठीक है, तो इस केस में SO2 के केस में एक एटमॉस्फेयर है नॉर्मल 300, देख रहा है ये रूम टेम्परेचर की कंडीशन है। ठीक है, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाया 300 केल्विन। तो इस केस में जेड इसका लेस देन 1 आएगा, और जेड लेस देन 1 आएगा क्यों, क्योंकि ये गैस बहुत ज्यादा क्या है, कंप्रेसिबल है। और अगर कंप्रेसिबल है तो ऑब्वियस सी बात है, कंप्रेसिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्सेस क्या कर रही हैं, तुम्हारी डोमिनेट कर रही हैं। अब यहाँ पे देखो जेड इंक्रीजेस लीनियरली, जेड और पी का ग्राफ याद है तुमको, क्या होता था जेड और पी का ग्राफ। मैक्सिमम गैसेस के लिए कुछ ऐसा होता था जेड, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ऐसा होता था, स्ट्रेट लाइन होता था हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जेड वर्सेस पी का ग्राफ। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है उसमें जेड लेस देन 1 होता है, और गैस जो होती है वो तुम्हारी ज्यादा कंप्रेसेबल होती है, मोर कंप्रेसेबल होती है। और यहां से ऊपर अगर चले गए जेड ग्रेटर देन 1, तो गैस हाईली कंप्रेसेबल होती है, सॉरी, गैस लेस कंप्रेसेबल होती है, लेस कंप्रेसेबल होती है। तो अगर प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑलरेडी गैस पे प्रेशर बहुत ज्यादा तुमने लगा दिया है, तो देखो ये हाई प्रेशर कंडीशन है, ये देखो ये वाला जो इस साइड वाला पार्ट है ये हाई प्रेशर कंडीशन है। और हाई प्रेशर अगर कंडीशन है तो ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रेशर है कि अब गैस को तुम कंप्रेस नहीं कर सकते हो। ये जो रीजन होता है नॉर्मल गैसेस के लिए, ये बोला जाता है ये लो प्रेशर सिचुएशन है। और लो प्रेशर अगर कंडीशन है तो यहाँ पे गैस इजिली क्या होती है, कंप्रेस होती है, क्योंकि प्रेशर पहले से कम लग रहा है। तो तुम आराम से प्रेशर बढ़ा के उसको क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। तो जिन गैसेज में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है वो कंप्रेस इजिली हो जाती है। तो इस केस में SO2 इजिली कंप्रेस हो जाएगी। और कंप्रेस जब हो रही होती है गैस, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे होते हैं, और अगर पास पास आ रहे हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस इसमें क्या कर रही हैं, डोमिनेट कर रही हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो
क्लियर है कि इसमें क्या होना चाहिए, SO2 के केस में Z लेस देन 1 होना चाहिए, क्योंकि अभी आप नॉर्मल प्रेशर पे बात कर रहे हैं और इस गैस में बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं। ठीक है, अब आता है ये दूसरा वाला CH4। ये देखो CH4 में टेम्परेचर तो तुमने मेंटेन किया हुआ है, लेकिन प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट किसको टेंड कर रहा है, 0 को। देखो 10 टू द पावर प्रेशर बहुत कम हो गया है, 10 टू द पावर -6 ATM का मतलब क्या हुआ, बहुत कम है। और देखो यहाँ पे किसी भी गैस के लिए अगर तुम प्रेशर कम करते चले जा रहे हो, देखो यहाँ पे इधर से इधर ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम प्रेशर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, और घटाया प्रेशर और घटाया। जब प्रेशर तुम 0 की ओर टेंड कराते हो, प्रेशर टेंड्स टू 0, तो किसी भी गैस के लिए जेड किसको टेंड कर जाता है, 1 को। देखो यहाँ पे सारी गैसेस के का ये जो ग्राफ है ये यहीं से स्टार्ट होता है, जेड इज इक्वल टू 1 से। ये कौन सी लाइन है, जेड इज इक्वल टू 1 की लाइन है। तो अगर तुम्हारे पास प्रेशर बहुत कम है, तो तुम्हारा जेड का जो वैल्यू हो जाएगा वो तुम्हारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रेशर अगर 0 को टेंड करेगा तो जेड 1 को टेंड करता है, तो जेड अप्रोक्सीमेटली इसमें कितना हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए तुम्हारा। उसके बाद इसमें अभी फिलहाल जेड 1 हो जाएगा तो गैस आइडियली बिहेव करने लगेगी, तो एक एक करके लिखते चलते हैं। इसमें हमारे पास क्या था, जेड लेस देन 1 था, एस था, और इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही थी। ठीक है, और इसमें क्या था कि जेड 1 को अप्रोच कर रहा है, और तुम्हारे पास अगर जेड 1 को अप्रोच करेगा तो गैस आइडियली बिहेव करने लगेगी। अब देखो H2 गैस के बारे में बोल रहा है, नॉर्मल कंडीशन में 1 ATM और 300 केल्विन में। तो तुमको बताया था कि दो गैसेस होती हैं जिनका जेड लीनियरली हमेशा 1 से बड़ा होता है। देखो यहाँ पे इन दोनों केस में जेड हमेशा 1 से बड़ा होगा, ऑलवेज। और उसके अलावा ये दोनों गैसेस जो होती हैं ये हमेशा बहुत लेस कंप्रेसेबल होती हैं, इनको कंप्रेस करना, इनको लिक्विड बनाना बहुत मुश्किल होता है। तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा कि हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 4 केल्विन होता है, H2 का बॉइलिंग पॉइंट 17 केल्विन के आसपास होता है। तो ये लोग हमेशा गैसियस फेज में रहते हैं, लेस कंप्रेसेबल होते हैं, इनका जेड जो होता है वो लीनियरली इंक्रीज करता है। तो H2 के केस में क्या होना चाहिए, H2 के केस में जेड हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो इसके केस में कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, जेड ग्रेटर देन 1 पी होना चाहिए। और जेड इंक्रीजेस लीनियरली विथ इंक्रीजिंग प्रेशर, हाँ बिल्कुल सही है, जेड जो है वो लीनियरली बढ़ना चाहिए। देखो यहाँ प्रेशर बढ़ाने से जेड बढ़ रहा है, जेड डिक्रीजेस लीनियरली नहीं, ये गलत है, इंक्रीज करता है प्रेशर बढ़ाने से। अट्रैक्टिव फोर्सेज होती ही नहीं है हाइड्रोजन और हीलियम में, और गैस आइडियली बिहेव कर नहीं रहा है क्योंकि जेड ग्रेटर 1 से बड़ा है। तो इस केस में ये हो जाएगा। अब ये चौथा कंडीशन है डी, जब बोल रहा है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे बोलो क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, 8A/27 RB। पीसी क्या होता है, A/27 B², और VC क्या होता है, 3B। ये वैल्यूज होती हैं, और क्रिटिकल पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। इससे ऊपर आप गैस को कितना भी प्रेशर लगा लीजिए, कितना भी ज्यादा प्रेशर लगा लीजिए, आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। तो तुमसे पूछ रहा है कि जेड की वैल्यू क्या होगी। एक बात बताओ, जेड क्या होता है, जेड होता है PV/RT, एक मोल गैस के लिए। तो यहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन में अगर मैं लिखना चाहूं तो सारा प्रेशर क्रिटिकल लिख दो, वॉल्यूम क्रिटिकल लिख दो, टेम्परेचर क्रिटिकल लिख दो। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, A/27 B², 3B अपॉन ये हो जाएगा R इंटू 8A/27 RB। ठीक है, ये याद रखना कि जेड की वैल्यू आ जाती है 3/8। अगर कैलकुलेट करोगे ये चीज तो ये 3/8 के बराबर आ जाता है। तो वही ये पूछ रहा है कि इसमें वैंडरवॉल पॉइंट पे ये क्या होता है, तो वैंडरवॉल क्रिटिकल पॉइंट पे जेड की वैल्यू हो जाती है 3/8 हो जाती है।
ठीक है, तो अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। अब यहां पे देखो ए, एस और 3, ये तो सही मैच्ड है। ए का एस होना चाहिए और 3 होना चाहिए, बी का क्यू होना चाहिए और 4 होना चाहिए, ये भी करेक्टली मैच्ड है। सी का क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए और 2 दिया हुआ है, ये 1 होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्टली मैच्ड है ये वाला, तो यही आंसर हो जाएगा। और डी आर 3, तो देखो यहाँ पे जेड की वैल्यू 3/8 आई है इस कंडीशन में, क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट पे। ये देखो ये जेड लेस देन 1 आ रहा है, जेड लेस देन 1 आ रहा है, तो इसका मतलब गैस क्या है, मोर कंप्रेसिबल है। तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस उसमें क्या हो रही हैं, डोमिनेट कर रही हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था तुम्हारा, इसमें यहीं पे खैर क्लियर हो गया। ये तो बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है इसमें, इंफॉर्मेशन डी, यानी कि इसके लिए वैंडरवॉल गैस एट क्रिटिकल पॉइंट। मेरे को बताओ वैंडरवॉल गैस अभी लिखवाया तुमको, टेम्परेचर क्रिटिकल कितना होता है, 80/27 आरबी, ये सही है। क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है, A/27 B², ये भी सही है, क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू यही होती है। और वॉल्यूम कितना होता है, 3B होता है, देखो VC इज इक्वल टू 3B लिखा हुआ है। तो ये तीनों वैल्यूज उसने लिख रखी हैं, वही सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। क्या पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, नहीं, तो हमको ये तीनों नहीं चाहिए, हमको ये वाला ऑप्शन, यही ऑप्शन बचा है, यही इनकरेक्ट होना चाहिए। ये बोल रहा है कि जेड हमेशा बढ़ता है प्रेशर बढ़ाने पे। जेड हमेशा क्यों बढ़ेगा, जेड देख रहा है कि जेड घटता भी है, देखो यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने से पहले घटता है और फिर इंक्रीज करना शुरू करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 9th का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है फॉर इंफॉर्मेशन ए, यानी कि SO2 के लिए, इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू बॉयल्स टेम्परेचर इन लो प्रेशर रीजन देन करेक्ट ऑप्शन वुड बी। यहां पे देखो बॉयल्स टेम्परेचर समझ लो क्या होता है। बॉयल्स टेम्परेचर उस टेम्परेचर को बोलते हैं, द टेम्परेचर एट विच गैस स्टार्ट्स बिहेविंग आइडियली over a considerable range of temperature। कंसिडरेबल रेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि गैस आइडियली बिहेव करने लगे आपका काफी ज्यादा प्रेशर रेंज तक। जैसे यहाँ पे देखो जेड वर्सेस पी का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते थे इस तरीके से, जेड वर्सेस पी, ये लाइन जेड इज इक्वल टू 1 होती थी, और हम बोलते थे गैस के लिए ऐसा होता है, किसी भी गैस के लिए, नॉर्मल गैसेस के लिए जेड वर्सेस पी का ग्राफ ऐसा होता है। अब अगर इस ग्राफ को मैं और नीचे ऊपर की तरफ बढ़ाते चलो, देखो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये जो गैस होगी ये बिल्कुल जेड इज इक्वल टू 1 लाइन को टच करते हुए जा रही होगी, ये वाला लाइन। इसमें देखो इस वाले ग्राफ के लिए जेड अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, 1 के बराबर है। कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक। तो इस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये काम होगा उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। क्या है बॉयल्स टेम्परेचर का फंडा, बॉयल्स टेम्परेचर बोलता है कि उस टेम्परेचर को लीजिए जिसमें आपकी गैस आइडियली बिहेव करने लगे। आइडियली बिहेव करने लगे मतलब जेड इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए, फॉर अ कंसिडरेबल रेंज ऑफ प्रेशर। तो देखो यहां से लेके यहां तक जेड की वैल्यू 1 रह रही है, तो ये बॉयल्स टेम्परेचर होता है। और बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू होती है A/RB। अभी निकालोगे तुम, जेड इज इक्वल टू, तुम निकालो यहाँ पे रियल गैस इक्वेशन लिख दो, P+N²A/V², V-NB, मैं सब 1 मोल के लिए ले लेता हूँ, ठीक है। और यहां से मैं क्या करूंगा, निकालने की कोशिश करूंगा इस रेंज ऑफ प्रेशर के लिए जेड की वैल्यू। तो ये हो जाएगा PV-PB प्लस A/V, AB/V² इज इक्वल टू RT। तो यहां से जब निकालोगे तुम आगे कैलकुलेट करते हुए PV/RT की वैल्यू, ठीक है, तो PV/RT की वैल्यू जो कि जेड के बराबर होगी वो अप्रोक्सीमेटली इसको 1 करना है, और उसके बाद देखना है क्या रिलेशन आता है। तो रिलेशन आएगा यहाँ से, और रिलेशन आने के बाद जब
बॉयल्स टेम्परेचर निकालोगे तो बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी A/RB। तो ये सब खैर हमें जानना नहीं था, हमारा क्वेश्चन सिंपल क्या पूछ रहा था कि बॉयल्स टेम्परेचर पे अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए। तो बॉयल्स टेम्परेचर पे गैस जो है तुम्हारी आइडियली बिहेव करने लगती है, और अगर आइडियल बिहेवियर गैस का हो जाता है तो जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है 8, 9, 10? यस सर। ठीक है, ये सारा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। बाकी हो गया था। ये इंटीजर वाला का दूसरा नंबर नहीं हुआ। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द फॉलोइंग गैसियस रिएक्शन। हाँ फॉर द फॉलोइंग गैसियस, क्वेश्चन देखो, फॉर द फॉलोइंग गैसियस रिएक्शन 2A से B+2C बन रहा है, ये डेटा दिया हुआ है, टोटल प्रेशर का डेटा दिया हुआ है 500, 600 और 800 mg अलग अलग टाइम पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी के चाहता है वो तुमसे, इन द यूनिट ऑफ mmHg सेकंड इनवर्स। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को जब काइनेटिक्स पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने तुमसे कहा था कि रेट कांस्टेंट के यूनिट से ही तुम पता लगा सकते हो कौन सा ऑर्डर है। के का यूनिट अगर मोलर पर सेकंड होता था तो वो 0 ऑर्डर होता था, के की यूनिट अगर सेकंड इनवर्स होती थी तो वो फर्स्ट ऑर्डर होता था, के की यूनिट मोलर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता था तो वो सेकंड ऑर्डर होता था। ये के यूनिट से बोला था पता लगा लो कि कौन सा ऑर्डर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मोलैरिटी नहीं, गैस है, तो लिक्विड अगर एक्वस सॉल्यूशन होता तब तो मोलैरिटी होती, अगर उसकी जगह पे गैस है तो मोलैरिटी की जगह तुम क्या लिख सकते हो, एटमॉस्फेयर या mmHg लिखा जा सकता है, ये सब यूनिट्स हैं। तो अगर मेरे पास बोल रहा है के की यूनिट है mmHg सेकंड इनवर्स, यानी कि वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो रहा होगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन रहा होगा। ठीक है, अब 0 ऑर्डर रिएक्शन अगर रहा होगा तुम्हारा, तो देखते हैं क्या है ये, 2A से B+2C, B+2C बोल रहा है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे टोटल प्रेशर 500 mm है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसी का प्रेशर रहा होगा 500 mmHg, इन दोनों का 0 रहा होगा। टाइम t इज इक्वल टू 100 सेकंड पे, मान लो इसका x खत्म हो गया या 2x खत्म हो जाता है, तो इसका कितना बचा रहेगा, 500 माइनस 2x, इसका कितना जनरेट होगा x, और इसका कितना जनरेट होगा 2x। ठीक है, ये क्लियर है कि ये इतना इतना जनरेट होगा। अब ये बोल रहा है कि 100 सेकंड पे जो टोटल प्रेशर है वो 600 mmHg है। तो बताओ यहाँ पे 500 माइनस 2x प्लस x प्लस 2x बराबर 600 कर देते हैं, तो ये कट जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 100 mmHg। और जैसे ही x इज इक्वल टू 100 mmHg आया, इसका मतलब 100 सेकंड पे इसका कितना बचा हुआ है, 300 mmHg बचा है। अब ये मैं क्यों निकाल रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, और 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होता है वो बराबर होता है के इंटू कॉन्सेंट्रेशन पे पावर 0। ठीक है, तो के पावर 0 0 ऑर्डर है, तो यहाँ पे रेट बराबर हो जाएगा तुम्हारा किसके, के। अब रेट क्या होता है, रेट इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। रिएक्टेंट के केस में ऐसे ही लिखते हैं, ये के बराबर है। तो ये देखो, इनिशियल पावर, इनिशियल कितना था 500 mmHg था, इधर 300 mmHg था, और ये होने में 100 सेकंड लगा, तो ये कितना हो जाएगा 500 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 100, तो के की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना के की वैल्यू 2, डायरेक्ट हम यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2 नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो जब भी तुम इंटीग्रेट कर रहे होगे यहाँ पे के डैश आ रहा होगा,
और k डैश बराबर होगा, ठीक है, k डैश बाई 2 अगर हम करेंगे तब जाके k आएगा हमारा। तुम लोगों को ये भी बताया था मैंने कि अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहता है तो रेट कांस्टेंट को उतने नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 2/2 यानी कि 1 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, k इज इक्वल टू 1। सिंपल इतना ध्यान देना था कि ये वाला अगर यूनिट रहेगा तो ये 0 ऑर्डर है, और इन दोनों टाइम से हम निकाल लेंगे कि कितना कंसंट्रेशन यानी कि कितना प्रेशर में चेंज आया है, और जो प्रेशर में चेंज आया है उसको रेट के बराबर कर दो, रेट इज इक्वल टू k डैश, अपना आराम से निकल जाएगा। और उसके आगे भी ये ध्यान रखना था कि यहाँ पे 2a है। तो जब हम याद करो, जब हम इसको वो करते थे तो क्या आता था, -1/2 माइनस dA/dt इज इक्वल टू k(a)⁴, यही रेट लॉ लिखा करते थे। तो यहां से -dA/dt इज इक्वल टू 2k हो जाएगा। तो जो k डैश मैं लिख रहा था वो एक्चुअल में किसके बराबर था, 2k के बराबर था। तो k निकालने के लिए मैंने क्या किया, k डैश बाई 2 कर दिया, ये 1 आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलो फिर ठीक है, आज का रखते हैं इतना पे ही। ठीक है सर।